तो ये एक लेडी है जिसकी एज 25 ईयर्स है। उसको 5 साल से न्यूरो एब्डोमेन में पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द रहता है दोनों साइड, और उसको उसका एक्सी जो था वो बहुत कम था, 9 उसका वेट सिर्फ 37 किलोग्राम, 37 केजी, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, पूरा दिन हेवी काम नहीं कर पाती थी, और हमेशा उसको रेस्ट देर धड़कना, बार बार पैल्पिटेशन होना। तो उसने क्या बोला, उसकी हिस्ट्री में उसने क्या बोला, सबसे पहले तो ये कि जब भी मेरे घर में कोई आने वाला होता है तो मैं कांपने लग जाती हूँ, एकदम मेरा इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती, मैं बहुत कमजोर महसूस करने लग जाती हूँ, मेरी टांगें कांपने लग पड़ती हैं जब किसी मेरे घर आना होता है, खड़े नहीं हुआ जाता, मेरा हाथ से निकलता है, मेरा दिल धड़कने लगे, मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, और मैं फटाफट भागती हूँ कि बाहर खुली हवा में जाऊँ, फ्रेश एयर में जाऊँ, और तब मुझे पता लगता है कि लौटने से कोई आने वाला है, तब तो किसे मैं तो एकदम सफेद हो जाती हूँ, मैं पेल हो जाती हूँ और कांपने लग जाती हूँ, मेरे हाथ पैर मुझे कुछ होता नहीं, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मैंने कभी हुआ था, सबसे पहला मेरा हर किसी से यही सवाल होता है, इसके पीछे कोई रीजन, कोई खास बात, कोई खास कारण। तो उन्होंने बोला कि मैं शुरू से आपको बताती हूँ डॉक्टर, कहती थी डॉक्टर मैं तो बहुत बोर हुआ करती, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव लड़की थी, शादी से पहले ही पूछो मत, सारे घर के काम काज करने, मैं मार्केट में ही जाती थी, सारे घर का काम मैं खुद करती थी, हम 3 सिस्टर्स हैं, 3 में से मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। मेरी शादी हो गई, शादी के 7-8 महीने के बाद हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरी सास के साथ और मेरी ब्रदर इन लॉ जो जेठ साहब हैं, उनके साथ मेरी कोई थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि वो दोनों बहुत डोमिनेटिंग, तो हमेशा मेरी अपनी सास के साथ कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहती है, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ कोई बड़े भी ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शुरू में तो बहुत 5-7 8-10 महीने तो बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब खराब हो गया। मैं वहाँ पे भी बहुत काम करती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं। फिर एक बार मेरे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट और उनकी टांग पे फ्रैक्चर हो गया, उन्होंने प्लास्टर लगाया, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा मैं उनका ध्यान रखती थी, लेकिन हमारे रिश्ते सुधरे नहीं, धीरे 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 ये खराब होते चले। उसके बाद हम सेपरेट, जब मैंने देखा कि ये सब कुछ ऐसे नहीं चल रहा, मैं थोड़ा बीमार रहने लग गई, मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लग गई, मैं ठीक नहीं रहती थी, बस तभी से मेरी उन दोनों के साथ जो मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था, डिटीरियोरेट होता रहा, बस तभी से मेरी ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद हम अपने घर पे चले गए, हमने रेंट पे हाउस लिया, वहाँ गए, वहाँ भी मेरे ब्रदर इन लॉ ने आके मुझे बहुत कुछ बोला, मुझे इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, इतना गलत बोला जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे मदर इन लॉ भी हमेशा मुझे एब्यूज करते थे, कुछ तो कुछ बोलना, कुछ गालियाँ निकाल देना, कुछ कहते रहना। सो मैं उनसे अब डरने लग गई, जब भी मैं उनको देखती मेरा डरना शुरू हो गया, मेरी प्रॉब्लम इंक्रीज होनी शुरू हो गई। हालांकि हम अपने घर में, रेंट वाले घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ पर भी मैं ठीक नहीं हुई, वहाँ से शिफ्ट होकर भी ठीक नहीं हुई मेरी। बस जब भी उनका कभी नाम आता था या उनकी कभी कोई बात होती थी, तो उसी वक्त मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती, मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते। उसके बाद मेरे
बेटी हुई और मेरे ससुराल में से ना मेरे मदर इन लॉ है ना मेरे ब्रदर इन लॉ। इस चीज ने मुझ पे बहुत अफेक्ट किया कि मेरे घर में पहला बच्चा हुआ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो कुछ भी हो, वो लोग मुझे देखने तक नहीं आए, अपनी ग्रैंड डॉटर को या इस छोटे से बच्चे को देखने नहीं आए। मैं और ज्यादा परेशान, और ज्यादा मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। उसके 2 साल बाद मेरे बेटा जब हुआ फिर भी वो मुझे नहीं, जब वो देखने नहीं आए तो मैं तो पागल ही हूँ। मैं पागलों वाली हरकतें, अभी 2 दिन का बच्चा था, जस्ट डिलीवर किया था और 2 दिन में मैं तो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर, मैं ऊंची ऊंची हंसती थी और ऐसी हरकतें करती थी जैसे पागल लोग किया। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स दे दे के मेरी कंडीशन को कंट्रोल किया, लेकिन मैं कमजोर होती चली गई। मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव करके, अपना सब कुछ करके, एक्सरसाइज करके करने की कोशिश की, लेकिन वो जो एंजाइटी, वो जो टेंशन, वो जो दिल की धड़कन मेरी बढ़ती थी, वो ठीक नहीं। किसी तरह से मैं इस पागलपन से थोड़ा निकली, लेकिन मुझे कभी भी आराम नहीं। मेरा वेट कम होते होते 37 किलोग्राम आ गया। मैं 2 बच्चों की माँ और मेरा वेट है 37। मेरा HB 9 ग्राम से, मैं इतनी कमजोर हो गई कि पूछो मत। बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां ली, बहुत महीने खाए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं। अब मुझे इतनी एंजाइटी होती है, इतनी आई एम फुल ऑफ वरीज, मुझे टेंशन, हर बात पे टेंशन, हर बात पे स्ट्रेस, और मैं सारा दिन रोती रही, अक्सर ही होती है। छोटी छोटी चीजों से मैं डर जाती हूँ, और किसी की भी कोई बुरी खबर आ जाए, कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त। मैं तो ऊंची आवाज के लिए, नॉइस के लिए बिल्कुल इतनी सेंसिटिव हो गई कि मेरे से बच्चों का शोर भी बर्दाश्त नहीं। मैं टीवीएस बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं कर ही नहीं सकती, मेरे से कुछ होता ही नहीं है, मुझे टेंशन ही इतनी ज्यादा होती है। हर छोटी बात पे मैं खींच जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मैं तो सच में पागल ही हूँ। मुझे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या होता है, मैं इतनी क्रेजी हो जाती हूँ कि पूछो। कोई बुरी खबर नहीं सुन सकती, किसी को हॉस्पिटल देखने नहीं जा सकती, मैं कांपने लग जाती हूँ। साथ में अब तो मैं फेंट ही हो जाती हूँ, अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, बेहोश ही हो जाती हूँ। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरे इन-लॉज में से किसी के साथ डील हुआ या कोई आ रहा है, ओ तब तो मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं। मैं अपनी वरी से, अपनी टेंशन से, अपनी फियर से मैं बहुत तंग। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप प्लीज मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मैं ठीक हूँ। बहुत बार मुझे ये भी लगता है कि अब मैं ठीक होने वाली नहीं। तो ये सारा केस था जिसमें उसने रीजनिंग बताई कि क्या रीजन है, जिसमें उसने अपनी प्रेजेंट कंडीशन कि क्या हुआ। तो इसमें जो मैंने अपनी प्रेस्क्रिप्शन पेस्ट की, वो सिर्फ सारे को मैंने सोचा 2 बार 4 बार, बहुत बार सोचा कि कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हम ले सकते। पहली बात तो ये थी कि जो उसको लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। डॉक्टर सोनाली ने लिखा है रिपीट द रीजन वो जो उसने अपने इन-लॉज के बारे में लिखा है कि जब भी मेरे इन-लॉज आते हैं या वो आना चाहते हैं या उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया उससे मुझे एंजाइटी की, टेंशन की, ये प्रॉब्लम जो उन्होंने मेरे साथ किया, जो मुझे अब्यूज करते थे, जो इस तरह से।
सो मैंने अपनी प्रेस्क्रिप्शन जो फेस की वो 3 रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर। पहली बात, डिल्यूजन रियून, वेरी गुड डॉक्टर संतोष आनंद, यस डिल्यूजन रियून शीज, इसमें सिर्फ 3 मेडिसिन। जब भी हम कोई खास रूब्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक पकड़ते हैं तो उसमें जो भी 2 या 3 या 5 मेडिसिन है, हम उन सब 5 मेडिसिन को स्टडी करते हैं कि हर एक की कंडीशन है। दूसरा जो रूब्रिक मैंने लिया, नो सल्फर। दूसरा जो रूब्रिक मैंने लिया, दिस इज ailment from rudeness of others, ailment from rudeness of others। वो मेरे साथ रूड होते थे, रूडली बोलते थे, वो मेरे साथ बहुत गलत तरीके से। तीसरा एक जो उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मैं कुछ भी ऐसा। सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए संतोष जी। सो तीसरा जो रूब्रिक मैंने लिया वो लिया क्रूएलिटी। चिल्ड्रन कैन नॉट सी क्रूएलिटी ऑन सिनेमा, यस हॉरिबल थिंग्स। पहले हम वो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स लेंगे जिनके बेस के ऊपर ये केस टिका है। जब हम इस केस को ये 3 रूब्रिक्स डालें, नो पर्सन, जब ये 3 रूब्रिक्स डालें, नो इक्वेशन, यस दिस इज कैलकेरिया का, कैलकेरिया का, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सिर्फ एक कैलकेरिया का भी ऐसा पेशेंट है जो बिल्कुल भी क्रूएलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी किसी की कोई खबर नहीं सुन सकता, बुरी न्यूज नहीं सुन सकता, जो घबराता है तो उसमें टेंशन होती है और उससे वो इतना वीक महसूस करता है, वो कांपने लग जाता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिस इज विद कैलकेरिया। सो इन 3 रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर डिल्यूजन रियूनशियस कि वो yes delusion renunciates, ailments from rudeness of others and cruelty cannot see cruelty on cinema even। इसमें तीनों में एक ही मेडिसिन आती है, दैट इज कैलकेरिया। इग्नेशिया जो है वो किसी और तरह से रिएक्ट करता है। कैलकेरिया कार में एंजाइटी, टेंशन, फियर्स बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो जब मैंने इसके ऊपर प्रेस्क्रिप्शन अपनी बेस की, मैं हर बार बोलती हूँ कि जब भी हम अपनी प्रेस्क्रिप्शन सेंटर के ऊपर, जो यहाँ पे सेंटर फंसा हुआ है उस पेशेंट, उस पे बेस करते हैं, तो हम जब सारी मेडिसिन पढ़ेंगे तो सारी मेडिसिन उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, सारी मेडिसिन पे वो उसके रूब्रिक। तो इसमें जब मैंने उसको एक 30 टीके के लिए का 30 की एक डोज दी, उसके बाद 1 वीक के बाद उनको आने को बोला, उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा 1 हफ्ते में ही काफी फर्क। उसके बाद कोई भी मेडिसिन रिपीट नहीं की गई, अकेली कैलकेरिया का 31 डोज दी, उसके बाद 3 मंथ्स तक प्लेसिबो। उनका HB जो 9 था वो 12 पहुंच गया 3 महीने में, बिना फेरम फॉस दिए, बिना फेरमेट दिए, बिना कोई आयन दिए। पहले तो वो जब एलोपैथी लेते थे तो वहां पे उनको आयन इतना देते थे, बहुत ज्यादा ऐसी मेडिसिन दी जाती थी, लेकिन उनसे भी उनका एचपी इंक्रीज नहीं होता था। अब जस्ट 3 मंथ्स में 9 ग्राम से 12 ग्राम उनका एचपी हो गया और उनका वेट जब वो मेरे पास आई थी इट वाज 37 किलो और 3 महीने के बाद उनका वेट था 45 किलो। इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं जब हमें बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे और रूब्रिक्स हैं जिनमें ये मेडिसिन फिट हो।
सबसे पहले एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज। वो उन्होंने बोला है ना कि मैं बुरी खबर नहीं सुन सकती, कुछ भी बुरा ऐसा सुन नहीं सकती। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल। अब ये सब कैलकेरिया का चल, मैंने ये रूब्रिक्स नहीं लिए, लेकिन उस पेशेंट में ये सब कुछ था। मैंने अपनी प्रेस्क्रिप्शन सिर्फ 3 रूब्रिक्स पे बेस रखी जो मैंने अभी बताया, लेकिन जब कैलकेरिया कार्ड पढ़ी तो वो 100% उनके ऊपर फिट होती। तो अब हम जो उन्होंने बोला था उसको सारे को स्टडी करें। एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल। इमोशनली जब हम अपनी फैमिली के साथ इमोशनली अटैच, तो जब भी कोई उनकी फैमिली से उधर से आता था, she used to get excited in a negative way. Ailment from fright, accident from sight of an accident. किसी भी चीज को ऐसा वो देख नहीं सुन सकती थी, सुन नहीं सकती थी। अभी जो मैंने YouTube पे कैलकेरिया कार्ड के वीडियो डाले हैं, उनमें मैंने सबसे पहला रूब्रिक ये जिसमें सिंगुलर कैलकेरिया कार्ड कई जगह पे, ना वो क्रुएलिटी देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना लिसन कर सकता है, ना बोल सकता है। इसी तरह से इसमें भी ये जो उसके साथ हुआ है वो सब कुछ वो सह नहीं कर पाए। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, ये जो दुख दर्द उसने सहा है। एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, ये तो बहुत ही ज्यादा था कि लोग रूड थे उसके साथ, बहुत ज्यादा बदतमीजों की तरह बात करते थे। हालांकि इसमें वर्ड एब्यूसिव यूज किया, एब्यूसिव गालियों के लिए यूज किया। एब्यूसिव में उन्होंने ऐसे नहीं किया कि उसको खाने को भोजन नहीं देते थे या पहनने को कपड़े नहीं देते थे ढंग के, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन देवर रूड, उसके मदर इन लॉ और उसके ब्रदर इन लॉ जेठ साहब जो थे वो रूड थे उसके साथ, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बात नहीं करते। बात बात पे कि तुमने ये क्या किया, ये ऐसा क्यों नहीं किया, देखो टू रूड। थिंकिंग लिटिल अफेयर्स अबाउट, छोटी छोटी चीज के बारे में सोचती थी, छोटी छोटी चीज के बारे में। इसमें कैलकेरिया का सिंगुलर। एंग्विश, हॉरिबल थिंग्स आफ्टर हियरिंग, जब उसको पता लगता था कि उसके किसी ने आना है तो इन लॉज से, तब उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती, या कोई एक्सीडेंट सुन लिया या कोई बुरी बात सुन ली तो उसको घबराहट होती थी। एंग्विश होती है एक पीड़ा, एक तकलीफ जो सह नहीं होती। डिल्यूजन, ब्रेन डिसॉल्विंग एंड शी वाज गोइंग क्रेजी, ब्रेन वर्म, उसको लगता था कि मेरा दिमाग जैसे ना मैं तो क्रेजी हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, और पागल हो भी गई। जब उसके सेकंड बेबी हुआ उसके बाद वो पागल हो। डिल्यूजन, इनसेन पीपल थिंक हर, लोग उसको पागल समझते थे, उसको लगता था कि लोग उसे पागल समझते। रेस्टलेस फॉलोड बाय फेंटनेस, इतनी बेचैनी होती थी कि उस वजह से वो फेंट ही हो जाती थी, बेहोश ही हो जाती थी। कई बार वो बेहोश हो, उसको जब गुस्सा आता था, एंगर। कैलकेरिया कार्ड में ना ज्यादा गुस्से वाले रूब्रिक्स हैं, थोड़े इरिटेबिलिटी वाले हैं, रेज वाले भी बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक रूब्रिक। एंगर इजीली, एंगर फॉर्मल वेक्सेशन, जो पुरानी बातें हैं, वेक्सेशन होती है नाराजगी, फॉर्मल पुरानी, जो पुरानी नाराजगी है उससे उसको गुस्सा आता था। एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स, जब वो पुरानी बातें सोचती थी कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया। एंगर एट ट्राइफल्स, ट्राइफल्स होता है एक तुच्छ चीज जिसके किसी के लिए कोई मायने नहीं होते, बहुत छोटी चीज, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा इसको गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए। एंगर वेक्सेशन फ्रॉम,
vexation, नाराजगी. Next rubric is very important. Anticipation, anticipating for his relatives. Anticipate करना, पहले ही इमेजिन करना कि पता नहीं क्या होगा जब वो आएंगे, तो पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, क्योंकि वो तो उनके आने से कांपने लग जाती थी. थक थक कांपना, डर जाना, ट्रेम्बल करना, उससे कुछ होना नहीं, काम नहीं कर पाना, खाना नहीं बना पाना, घबराहट होने लग जानी. So this is anticipation, anticipating for his relatives. जब रिश्तेदारों ने आना होता. एंजाइटी, अगर हम कैलकुलिया कार फुल ऑफ एंजाइटी, कैलकुलिया कार फुल ऑफ फियर्स, इसमें ढेर सारे रूब्रिक्स एंजाइटी के एंड फियर्स के. एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, anxiety after hearing cruelties, anxiety domestic affairs during pregnancy about, anxiety family about, anxiety future about, anxiety health about. बहुत छोटे 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 ये रूब्रिक्स है, लेकिन बहुत ज्यादा है. मैं अक्सर अपने सभी केसेस में I apply direct rubrics. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेटाफोर्स कभी यूज नहीं करती. मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5% यूज करती हूँ. मैं मेटाफोर्स क्यों नहीं यूज करती? मुझे लगता है कि जो चीज हमें डायरेक्ट रूब्रिक से मिलती है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और सीधी सीधी सामने लिखी है, सीधी सीधी अप्लाई करें. मेटाफोर्स में क्या होता है कि मैंने बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे लोगों को मेटाफोर्स बनाते देखा. मेटाफोर हर कोई अपने हिसाब से बनाता है. किसी की भी मेडिसिन फिट करनी है उसके हिसाब से बनाता है. मेटाफोर होते हैं सिंबॉलिक किसी चीज. हर बात पे अगर रिलेटिव्स है तो वो रिलेटिव्स है, अगर फैमिली है तो वो फैमिली है. उसमें मेटाफोर्स क्या बना? हाँ, मेटाफोर्स बनाने आपने जैसे कोई पिजन वाले रूब्रिक, कोई पीकॉक वाला रूब्रिक है जो हम डायरेक्टली इस्तेमाल इजीली नहीं कर सकते. आप वहां पे बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो भी पूरा फिट होना चाहिए. ये नहीं कि जो मन में आया मेटाफोर वो यहाँ पे वो मेटाफोर यूज कर लो, यहाँ पे लो. कोशिश करो कि डायरेक्ट रूब्रिक इस्तेमाल किए. आई एम नॉट अगेंस्ट मेटाफोर, बनाइए, लेकिन उसको पहले समझिए, अप्लाई कीजिए, फिर उसके बारे में आप बोलिए कि इसका मीनिंग ये हो सकता है. ये नहीं कि जो आपको समझ में लगा कि ये मेटाफोर यूज करते हैं तो यही है. नेक्स्ट जो इसका रूब्रिक इस केस में डिल्यूजन एनिहिलेशन, अबाउट टू सिंक इनटू एनिहिलेशन, कि वो जैसे उसने बोला कि मैं बर्बाद हो गई हूँ, तो इस तरह से उसको लगता है कि अब वो धीरे 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 खत्म होती जाए. एनिहिलेट होना, खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्शन, टोटल खत्म. सिंकिंग इनटू एनिहिलेशन, बिल्कुल वो धीरे धीरे खत्म होती जाए. दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ माई ट्रांसलेशन. ये उसके आगे रूप से जो हम कैलकुलेट करके पढ़ रहे हैं. अब डिल्यूजन देखते हैं. डिल्यूजन इंसेन शी विल बिकम, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी. हालांकि सेकंड बेबी जब पैदा हुआ तब उसने पागलों वाली हरकतें की. डॉक्टर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स देके उसको ठीक किया, लेकिन आज भी उसको लगता है कि मुझे लगता है कि मैं तो पागल ही हूँ. और इन लोगों ने पागल, इनकी वो जो पुरानी बातें उसके दिमाग से निकलती नहीं. उन्हीं बातों की वजह से इसको एंजाइटी होती है, इसको गुस्सा. डिल्यूजन सिक भी कि मैं तो बीमार, मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम सिक. डिल्यूजन स्मॉलर ऑफ बेबी, स्मॉलर हम किसी भी सेंस में, सेहत की सेंस में, वेल्थ की सेंस में, किसी भी तरह की स्मॉलर कि मैं छोटा हूँ, स्मॉलर ऑफ मी, किसी भी सेंस में.
डिल्यूजन ही वुड फेल। यहाँ तो डिल्यूजन है बट अदरवाइज तो वो फेल हो ही जाती। अब उसको लगता है कि मैं ठीक होने वाली नहीं। बेसिकली फिर कैरियर कार में तीनों रुब्रिक्स हैं। एक स्टेज पे वो होपफुल होता है, दूसरी स्टेज में वो डाउटफुल होता है और तीसरी स्टेज में वो डिस्पेयर में होता है कि अब मैं ठीक होने वाली हूँ। क्योंकि उसकी ये 5 साल से प्रॉब्लम चल रही जब से उसकी शादी हुई, तो उसको लगता है कि बस अब तो मैं ठीक होने वाली नहीं। डिस्पेयर हेल्प, डिस्पेयर रिकवरी कि लो अब नहीं मैं। बहुत बार डॉक्टर पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि होपफुल भी है, डिस्पेयर भी है, डाउटफुल भी है। तो पेशेंट हमारे पास किसी भी स्टेज में कभी भी आ सकता है। मैं एक तरीके से बोलती हूँ कि 360 डिग्री के दायरे में हर मेडिसिन होती है। एक साइड पे वो होपफुल है, दूसरी साइड पे वो डिस्पेयर। कभी उसको लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, दूसरी साइड पे लगता है कि मैं ठीक नहीं। आपके पास वो कौन सी स्टेज में आया ये आपके लिए जाना। तो ये जो लेडी आई थी इसमें डिस्पेयर रिकवरी थी कि मैं ठीक होने वाली नहीं। डलनेस फ्रॉम मेंटल एग्जॉस्शन, दिमाग का कोई काम नहीं कर सकते। वैसे भी कैलकेरिया कार में डलनेस के, कंफ्यूजन के, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट के बहुत सारे रीजन। कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, मैथमेटिक्स इनएप्ट और ये कर ही नहीं सकते। स्लो है, कोई कैलकुलेटिंग नहीं कर सकती क्योंकि इनमें मल्टीटास्किंग नहीं है। ये एक टाइम पे एक ही काम कर सकते। डलनेस, मेंटल एग्जॉशन, एग्जॉशन, मेंटल, फास्टिडियस फॉर ऑर्डर। इसको घर में फास्टिडियस के अंदर काफी रूब्रिक्स है। पहले तो इसमें सिर्फ फास्टिडियस until rest cannot until things are in proper order इसमें आर्सेनिक एल्बम हुआ करती। लेकिन अब फास्टिडियस के अंदर मर्फी ने 5-6 रूब्रिक्स दिए हैं। फास्टिडियस फॉर ऑन बीइंग टाइम, फास्टिडियस फॉर ऑर्डर, फास्टिडियस और भी 2-3-4 रूब्रिक्स। तो इसमें फास्टिडियस फॉर ऑर्डर था। जो लोग बिल्कुल घर में खलारा बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको हम ऑर्डर में लेते हैं। जो हर चीज ऑर्डर में जिनको चाहिए, एक तरतीब में, एक ढंग से। अब बात करते हैं इसके क्लियर्स। फास्टिडियस फॉर क्लीनलीनेस, या ये भी है। सो फास्टिडियस के अंदर आप मर्फी रेपर्टरी देखिए। मर्फी ने काफी सारे रूब्रिक्स दिए। फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम में नेट्रोम्योर एंड कार्सिनोसिन है, जो कि मैंने दोनों बहुत बार इस्तेमाल किया। जो बच्चे टाइम टेबल बना के टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, जो बच्चे अपनी मम्मी को कहते हैं कि मम्मा आपने सुबह मुझे 5 बजे उठा और 5 बजे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि 5 से 6 हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 7 बजे हमें ये करना है, जाना है, सारा कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली करते हैं। दे कम अंडर फास्टिडियस ऑन दी टाइम, या जहां पर भी कहीं जाना है तो वहां पे वो टाइम पे जाते हैं। इसमें कार्सिनोसिन एंड नेट्रोम्योर 2 मेडिसिन। मैंने एक सोरियासिस का बहुत स्ट्रॉन्ग सोरियासिस जिनको था, क्रॉनिक सोरियासिस था, वो केस अकेली नेट्रोम्योर से ठीक किया था क्योंकि वो फास्टिडियस ऑन दी टाइम हर चीज टाइम टेबल पे निकल। इसमें ये नहीं है, इसमें फास्टिडियस का ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं फियर्स। फियर्स ऑफ कैलकेरिया का, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, फियर अलोन ऑफ बीइंग। इन्होंने बीच में एक बार ये भी बोला कि मैं अकेली नहीं रह सकती। फियर ऑफ हियरिंग बैड न्यूज, फियर कंफ्यूजन दैट पीपल वुड ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन, कि लोग समझेंगे कि इसका दिमाग नहीं काम करता, ये कितनी कंफ्यूज है, लोग मेरी वो चीजें ऑब्जर्व कर लेंगे। इसी ऑब्जर्वेशन के डर से हमने कैलकेरिया कार को देखा है कि वो जब भी डॉक्टर के पास आते हैं तो बिल्कुल तैयार होते हैं। कभी भी वो बिखरे हुए बाल,
ऐसे चुन्नी इधर की हुई, ऐसे कभी नहीं है। इसको हमेशा यही डर होता है कि मेरी जो पोजीशन है कहीं मैं वो ना लूज कर, इसलिए खूब तैयार तैयार होके ये आइडल नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता, हमेशा ये आपको काम करता रहेगा, चाहे स्लो करे क्योंकि स्लोनेस इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन हमेशा क्राइटेरिया कार्ड वाला आइडल फ्री नहीं रहता क्योंकि उसको इरिटेबिलिटी होती है, सैडनेस होती है। इरिटेबिलिटी आइडल फ्रॉम, सैडनेस आइडल। फियर इन क्राउड, भीड़ भड़के में ये लोग नहीं जा सकते। अगर कहीं भी भीड़ में जाना पड़े तो इनको वहां से वहां डर लगता है। फियर क्रुएलिटीज ऑफ, रिपोर्ट्स ऑफ क्रुएलिटीज, कुछ भी क्रुएलिटी वो ये बर्दाश्त नहीं करते। जैसे हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। कि जो भी हॉरिबल क्या होता है, हॉरिबल अ काइंड ऑफ हॉरर, हॉरर से एकदम रोंगटे खड़े हो जाते। सैड स्टोरी, जो उदास चीजें भी, दे कैन नॉट बियर देम। ये लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हॉरिबल स्टोरी, जब कुछ भी कोई बाहर एक्सीडेंट देख लिया, अपने का नहीं किसी तीसरे का भी देख लिया, कई कई दिनों तक उनके दिमाग से वो बात नहीं। हम अक्सर पेशेंट से पूछते हैं क्राइटेरिया कार्ड वाले से कि सपोज करो आपने कोई बार मार धाड़ देख ली, कोई क्रुएलिटी देख ली, कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई जानवर देख लिया, मतलब ओ डॉक्टर वो तो आप पूछे मत। मैं तो खाना नहीं खा सकती अगर मैं ऐसा देखूं, मेरा तो दिमाग से वो बात ही नहीं जाती, 10-10 दिन मेरे दिमाग में वो ही बात। दिस इज हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, बहुत ज्यादा। इसमें 40-50 रीजंस। देन फियर ऑफ डिजास्टर, अब उसका वेट इतना कम रह गया, एचबी इतना कम रह गया, इतनी कमजोर होती है तो डिजास्टर कुछ भी बहुत ज्यादा बुरा बर्बाद हो जाना, जैसे एनिमेशन वाला रोग। फियर ऑफ एवरीथिंग कॉन्स्टेंट, हर चीज का डर लगातार बना रहे। फियर ऑफ एवरीथिंग कॉन्स्टेंट, लगातार डर बना है। फियर ऑफ इवल, बुरा हो जाने का, बहुत ज्यादा बुरा हो जाए। फियर ऑफ हॉस्पिटल, ये लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, ना खुद को दिखाने के लिए ना किसी और को दिखाने के लिए, क्योंकि इनमें डर भी बहुत है, इनमें सफरिंग एंड पेन का डर भी। खुद को नहीं दिखा सकते क्योंकि पेन, फियर ऑफ पेन एंड फियर ऑफ सफरिंग। दूसरे को नहीं देख सकते क्योंकि क्रूएलिटीज है, ये सब चीजें ना ये देख सकते हैं ना ये सुन सकते। फियर ऑफ इंसेनिटी, ऑफ लूजिंग हिज रीजन फॉर इंसेनिटी, पागलपन वाले जो उसको लगता है कि मैं तो पागल। फियर ऑफ नैरो केस, जैसे फियर ऑफ इवन है उसी तरह फियर ऑफ मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून बदकिस्मत, बदकिस्मत होने का डर, बुरा हो जाने का डर। फॉर्चून होती है हमारी लक, उसके ऑपोजिट है हमारी बैड लक। फियर ऑफ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो घर में अपने पेरेंट्स के घर में इतना काम करती थी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, सारा काम करना, इधर आके भी इसने शुरू में कितना काम किया, लेकिन जब इसको लोगों की रूडनेस मिली, अपने ब्रदर इन लॉ की और अपने मदर इन लॉ की रूडनेस मिली, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम। ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको इसके बीच में एक केस बताती हूँ। एक बार माइग्रेन के एक पेशेंट मेरे पास आए जिनको बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक था, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब जब भी मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो आई वाज जस्ट 15-16 एट दैट टाइम, तो घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, और तभी से मैंने कमाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपने ब्रदर्स की शादी की, अपनी सिस्टर्स की शादी की, मैंने अपनी शादी नहीं की। तो मैंने वहां पे एक ही रूब्रिक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था,
रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन एट टू अर्ली एज। इसमें 2 मेडिसिन। आजकल वैसे इन्होंने कैलकेरिया कार बहुत सारी रिपोर्टिंग में से निकल गई, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पेशेंट इस रूब्रिक से बहुत बार मैंने पेशेंट को दिए जिनके छोटी एज में जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते 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 बेचारे दब जाते हैं। तो कैलकेरिया कार्ड एंड कार्सिनोसिन ये 2 मेडिसिन आती हैं। दोनों में फर्क क्या है? कैलकेरिया कार्ड खुद ओन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्सिनोसिन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती है, उसके ऊपर डोमिनेशन की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। इसी तरह जो ऑरम है, ऑरम के भी पैरेलल कई जगह पे कार्सिनोसिन खड़ी है, तो ऑरम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से आती है। कैलकेरिया कार्ड में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच, रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन एट टू यंग एज। बहुत छोटे होते से इन लोगों के सिर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है और ये निभाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और उस लेडी को, जो माइग्रेन वाली लेडी थी, उसको मैंने कैलकेरिया कार्ड 30 की एक डोज दी, उसके बाद कभी भी उसको माइग्रेन नहीं। उन्होंने तकरीबन 2-3 महीने दवाई ली होगी, उसके बहुत सालों के बाद वो फिर मेरे पास आए, लेकिन उनको माइग्रेन उसके बाद नहीं। कितनी जबरदस्त हमारी मेडिसिन। अगर किसी मेडिसिन का सेंटर पकड़ा जाता है तो वो एक मेडिसिन ही कमाल कर दे। हमारे पास सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनमें एक मेडिसिन दी, एक डोज दी और बंदे को कमाल कर सकते। सो कैलकेरिया कार्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी एज में पड़ जाती है, चाहे इस केस में नहीं है लेकिन वो लेती है। फियर ऑफ सफरिंग, फियर टू सी वुंड्स। ये लोग जैसे सफरिंग से बहुत डरते हैं, क्रुएल्टी नहीं दे सकते, तो वुंड्स भी नहीं दे सकते। फियर ट्राइफल्स, हर छोटी छोटी चीज के लिए जिसके कोई मायने नहीं उससे भी वो डरते हैं। हर छोटी चीज से, अगर इनके ब्रदर इन लॉ आ गए उससे डरना शुरू हो गया, अगर इनके कमरे में आ गए तो डर। तो हर वो छोटी चीज जिसकी कोई मायने ही नहीं है, जिसकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू ही नहीं है, उससे भी ये डरते। नेक्स्ट रूब्रिक आता है फोरसेकन फीलिंग, beloved by his parents, wife, friends of not being। ये लोग, इनको लगता है कि दे आर फोरसेकन। इस पेशेंट को भी ऐसे ही लगता था ना कि इसको तो कोई प्यार ही नहीं करता, इसकी ना मदर इन लॉ, ना जेठ साहब, ना सास, कोई भी इसको प्यार नहीं करती। That she is not being loved by her family, frightened easily, बहुत जल्दी डर जाना, वो आगे एकदम डर। कुछ रूब्रिक्स फियर के अंदर है, कुछ रूब्रिक्स फ्राइट के अंदर। फियर क्या होता है? फियर एंड फ्राइट में दोनों डर है, क्या फर्क? फियर होता है मैं अंधेरे से डरता हूं या मैं सांप से डरता हूं, वहां पे हम फियर नहीं, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ डार्क या कोई भी और चीज। लेकिन फ्राइट कब होता है? जब वो चीज सामने है, एक्सीडेंट देख लिया वहां पे फ्राइटन हो जाए, डर जाए। स्नेक सामने देख लिया, ये फ्राइटन। फियर में जनरल होता है कि पेशेंट को डर लगता है, लेकिन फ्राइटन में डर जाना हो सकता है। ये लड़की जब भी अपने सासू को या अपने जेठ जी को देखती थी तो देखते सारी एकदम डर जाती, फ्राइटन इजीली। hatred of persons who had offended him and revenge। जो लोग इसको, जिन्होंने ऑफेंड किया था, उनके लिए इसके मन में बहुत नफरत थी और साथ में बदला लेने की भावना कि मैं ठीक हूं तो मैं कैसे इनसे बदला।
दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ को छोटी छोटी चीज इसको अफेक्ट करती थी, वहां जब होता नहीं था काम तो ये इनडिफरेंट होकर पड़ जाती थी कि मेरे से भी कुछ नहीं, इनडिफरेंट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो भी स्टेज आती थी कभी। इंसेनिटी फ्रॉम फियर टू लूज द पोजीशन, फ्रॉम फियर टू लूज द जॉब, पागलपन इस तरह, लाइफ डिजायर, लोडिंग ऑफ लाइफ। कैलकेरिया का बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होता है, ये मैं इन जनरल बता रही हूँ, नॉट रिलेटेड टू दिस केस। तो बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होता है, जब भी ये डॉक्टर के पास जाएगा तो गूगल पे सर्च करते जाएगा हमेशा, क्योंकि बहुत इंक्विजिटिव है, बहुत ज्यादा इसको लगता है कि मैं देखूं ये मुझे क्यों हुआ, कैसे हुआ। इनक्विजिटिव होने की वजह से ये गूगल पे सर्च मारता है, उसके बाद फिर देखता है अच्छा आर्थराइटिस भी ऐसी है, उसके बाद फिर और आगे देखता है, फिर और आगे देखता है। और गूगल में तो आपको पता ही है कि हर चीज का एंड तक बताया होता है, कैंसर तक पहुंच जाते हैं, छोटा सा जख्म होता है वो भी कैंसर तक पहुंच जाता है। तो फिर ये बहुत ज्यादा डर जाता है। अगर आप डर वाले रूब्रिक्स में पढ़ो, आप अकेले एंजाइटी एंड डर वाले रूब्रिक्स में आप देखोगे कितने ज्यादा स्टोरी। तो ये गूगल पे सर्च भी करेगा और डरेगा। ये बहुत माइल्ड किस्म के लोग हैं, माइल्डनेस, मोरोस, क्वेश्चन, न्यूज, बैड न्यूज, एलिमेंट, स्लोनेस इन वर्क, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से काम नहीं कर सकते, एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकते, 3 काम नहीं कर सकते, बस एक टाइम पे एक ही काम, क्योंकि कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी है, मैथ्स इनएप्ट है, स्लोनेस है, इस वजह से स्लोनेस इन टॉकिंग एग्री, थॉट्स परसिस्टेंट। ये तो सिर्फ वो चीजें नहीं है जो इस केस में मुझे लग रही थी कि इस केस में दिख रही है। थॉट्स, क्या सोचते हैं? थॉट्स परसिस्टेंट, थॉट्स नाइट, थॉट्स रश ऑफ थॉट्स एंड टॉर्मेंट्स दोज अराउंड। अपनी तकलीफों से, अपनी बातें बोल बोल के लोगों को, अपने आसपास वालों को, अपने घर वालों को दुखी कर मारते, टॉर्मेंट कर देते, सता मारते, क्योंकि इनको घबराहट बहुत होती है, इनको एंजाइटी बहुत होती है, टेंशन, स्ट्रेस, फियर्स बहुत ज्यादा। टिमिडिटी, बैशफुल, बहुत ज्यादा टिमिड होते हैं। विल लॉस ऑफ, वीकनेस ऑफ, विल पावर इनकी बहुत कमजोरी, एंड वर्क एलिमेंट फ्रॉम मेंटल इम्पॉसिबल, ये कभी भी मेंटल काम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा स्लोनेस, कंफ्यूजन, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी एंड कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, ये इनके साथ चलता ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। अगर इस केस के साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैंने वैसे एक और केस अभी कैलकेरिया का बताना है, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इस केस के साथ रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। मैडम कार्सिनोसिस को थोड़ा सा डिस्कस करिए। कार्सिनोसिस, हर मेडिसिन अपने हिसाब से एक्ट करती है, अपने हिसाब से, अपना ही उसका एक रूप होता है। जो आज तक मैंने कार्सिनोसिस बहुत केसेस में कार्सिनोसिस, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला, इसमें डोमिनेशन बहुत, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, पेरेंटल कंट्रोल ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री, बहुत लंबे टाइम के लिए। पहले तो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, पेरेंटल कंट्रोल ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ में सिर्फ कार्सिनोसिस एक मेडिसिन हुआ करती थी, अब तो पता नहीं 8-10 मेडिसिन आ। दूसरी बात, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री, पेरेंटल कंट्रोल एज वेल एज अदर्स, दूसरों की तरफ। दूसरी बात, ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेशन के अंडर काम करते हैं,
जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज ओन नहीं करते, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। इनके पेरेंट्स कहते हैं फर्स्ट आना है तुम्हें, कितने नंबर आने चाहिए, अगर एक नंबर भी 100 में से कम हुआ फिर देखना। तो ये इस तरह से कम। अगर पेरेंट्स लीनियंट हो जाए कोई का सोल्यूशन, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, उनको उनकी डोमिनेशन है, ये कार्सिनोसिन में बहुत ज्यादा है, जो कि अल्कीरिया कार्सिनोसिन। दूसरी बात, कार्सिनोसिन वाले बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक पेशेंट हैं, इनमें आर्ट एबिलिटी बहुत है। मैंने कितनी बार अपने ग्रुप्स में केसेस बताए हैं, जिसमें एक केस ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, कार्सिनोसिन। उनकी एक्जिला में इतना बड़ा लम्प था, पिछले 25 साल से। जब केसेस लेते उनसे बात करते करते मैं रूब्रिक सेलेक्ट करने लग गई अपने लैपटॉप में, तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब एक बात बताऊं। मैंने कहा जी। कहते डॉक्टर साहब मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। मैंने कहा जरूर। तो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, ये तो उसको लगता है ना। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर दिखाऊं आपको। उन्होंने अपने मोबाइल में से इतनी जबरदस्त पेंटिंग्स दिखाई। कहते डॉक्टर साहब जब मैं छोटा सा था मैं तभी से पेंटिंग्स करता। मैंने सारी सिलेक्शन, सारे जो रूब्रिक्स वगैरह वो एक साइड पे रखे और उनको कार्सिनोसिन, सिर्फ क्योंकि पहले आर्टिस्टिक में होती कार्सिनोसिन, अब फिर इसमें कोई प्लास्टिक आर्ट है, कोई और आर्ट है, बहुत ज्यादा नई नई रूब्रिक्स आ गई हैं। तो मैंने उनको कार्सिनोसिन दी। आप इमेजिन नहीं करोगे, जब वो 15 दिन के बाद मेरे पास आए तो जो उनके एक्जिला का इतना बड़ा लम्प था, उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर 95% ठीक है। इतनी ज्यादा आर्ट एबिलिटी इन लोगों में। जो भी मेरे वीट एलर्जी वाले केसेस होते हैं उन सभी में, जिनमें भी आर्ट एबिलिटी है, मैंने कार्सिनोसिन बहुत बार यूज की एंड उनके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो इस तरह से कार्सिनोसिन की अपनी स्टोरी है, कैल्केरिया की अपनी है, सल्फर की अपनी है, स्टेपिस एक्विया की अपनी है। इस तरह से कार्सिनोसिन कौन सी पोटेंसी में दी आपने? 30 में? हमारा तो इसके बारे में चलो अब बात कर लेते हैं। हमारी एसोसिएशन ASRH है, जो हमने पिछले 30-40 साल से बनाई हुई है। उसके अंडर हम कुछ लोग काम करते हैं। जो माइंड पे हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एक पैटर्न बनाया कि हर केस में हम 30 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। कोई 30 यूज करता है, कभी 200 यूज करता है, कोई 1M यूज करता है। तो हमने ये एक सिस्टम बना लिया कि हम हर केस में 30 लेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग पोटेंसी 6 में देंगे, उसके बाद 200, उसके बाद 1। बस हर केस में मैं सबसे पहले 30 पोटेंसी यूज करूंगी, उसके बाद अगर 6 पोटेंसी है तो ठीक है, नहीं तो 30 के बाद 200 के बाद 1। कोई भी केस में हम ऐसा 1M पोटेंसी या 10M पोटेंसी, पहले ही बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स को देखा है कि पहली बार में 10M पोटेंसी यूज कर ली। आई गेट एस्टोनिश्ड कि पहली बार में, क्योंकि जो रिजल्ट हमें 30 में मिलने वो हमें 200 या 1M में पहली बार में शायद नहीं मिलते। तो इसलिए हम हर केस भले रिसोर्स वगैरह भी हो, जैसे कार्सिया या यस बिल्कुल कुछ भी नहीं। पुणे में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमर निकम, सभी लोग उनको जानते होंगे। उनके हम वहां पे गए थे, उनका हॉस्पिटल है 100 बेड हॉस्पिटल। तो वहां पे उनका जो हमने देखा, उनके पास सिर्फ 30 पोटेंसी, उनके पास कोई और पोटेंसी ही नहीं, हर मेडिसिन है लेकिन 30 पोटेंसी। तो इसलिए हमने तो यही पैटर्न फॉलो किया हुआ है। मेरे वीट एलर्जी के केसेस इतने अच्छे ठीक होते हैं। पहले मैं 30 की 1 डोज देती हूँ PL फॉर 1 मंथ, उसके बाद 200 की 1 डोज PL फॉर 1 मंथ, देन 1M 1 डोज। तो इस तरह से हम तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। किसी केस में ये नहीं है कि हम पहले से 10M ही दे दें। 10M तो मेरे पास होंगी भी 10-20 मेडिसिन ही है, 10M तक तो बहुत रेयर जाते। सो पोटेंसी प्रॉब्लम को हमने अपने ग्रुप में खत्म ही कर दिया कि हमने हर केस 30 से स्टार्ट।
चाहे वो कार्सिनोसिन है, चाहे ट्यूबरकुलाइनम देनी है, चाहे मडोरिनम देनी है। तो इस तरह से हम सब केसेस में, चलो अभी मैं एक और केस लेती हूँ, बहुत सुंदर ये भी केस, 6 पोटेंसी, नॉट 6x, 6 पोटेंसी यूज करते हैं, 6। जी, अब ये नेक्स्ट केस है, छोटा सा केस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे हाइपोथायराइड के एंड हाइपरथायराइड के ढेरों केसेस ठीक किए, बहुत सारे केसेस ठीक किए, और सभी केसेस में बस वही पैटर्न फॉलो किया। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज है वही बताऊंगी। दिस इज हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये लेडी 33 ईयर्स की थी जब मेरे पास आई थी। तो इनकी थायरोनॉन 50 mcg चल रही थी पिछले 5-6 साल से, ये 50 mcg ले रही थी। गवर्नमेंट ऑफिस में ये ऑफिसर है, और इनको प्रॉब्लम थी कि इनके पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती, और वो 4-4 दिन चलती रहती। जब मैंने इनसे पूछा इनकी नेचर के बारे में, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, हम हर एक से हर एक की नेचर पूछते हैं, कैसा स्वभाव है, क्या सोचते हो, क्या करते हो। एक और यहाँ पे बात, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि हमें लोग मेंटल सिम्टम नहीं देते। मैं पूछती हूँ कि क्या मेंटल सिम्टम क्या है, क्या ये कि हमें नहीं देते, ये क्या होता है? पेशेंट जो बोलता है वो उसकी मेंटल स्टेट ही है। वो आके आके जो भी बात आपके साथ करता है, मुझे टेंशन बहुत है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे ये डर है, मुझे वो उसकी मेंटल स्टेट ही है। वो ये थोड़ी बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप मेरी मेंटल स्टेट नोट कर लो। नो, अगर सपोज करो कोई पेशेंट नहीं बोलता, तो मैं उसको कैसे बुलवाती हूँ? मैं कहती हूँ कि चलो अपनी सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो मुझे वो बताएं। उसमें से बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। अगर फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी इनकम्प्लीट है, तो मैं पूछती हूँ कि अपने स्वभाव की कोई बहुत अच्छी बात बता, फिर वो बताता है। फिर मैं पूछती हूँ कि अपने स्वभाव की कोई बहुत बुरी बात बता, तो फिर वो अपने बारे में कुछ बताता है। सो इसलिए हमें आगे आगे क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर वो नहीं बताता, रिजर्व है, नहीं ज्यादा बात करता, हमारे पास बहुत तरह के तरीके हैं पूछने के। ये नहीं कि मुझे देता नहीं, कभी ये नहीं कहना कि मुझे पेशेंट अपनी मेंटल स्टेट नहीं देता। वो जिस भी स्टेट में आता है वो उसकी मेंटल स्टेट ही है। तो इस लेडी से जब मैंने पूछा कि अपने स्वभाव के बारे में बताओ, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं फ्री नहीं बैठ सकती, सारा दिन मैं कुछ ना कुछ बिजी रहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना। बिजी रहने से मैं वैसे भी बेटर फील करती हूँ। गुस्सा वगैरह कोई ज्यादा नहीं आता, अगर आया भी तो बोल दिया, कह दिया थोड़ा बहुत, कोई इतना ज्यादा नहीं। अगर पेशेंट ऐसे अनसर्टेन है किसी बात के बारे में, वो हमें नहीं दी कि गुस्सा हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन हमने इसको फिर इम्पोर्टेंस नहीं देनी उस चीज को जिसमें उसका लगता है कि उसने ज्यादा उस सिम्टम पे स्ट्रेस नहीं लिया। लेकिन उसने बोला कि मैं फ्री नहीं रह सकती बिल्कुल भी, और मुझे काम करना अच्छा लगता है, और काम करने से आई फील बेटर। फिर उन्होंने बोला कि उसके बेटे को अस्थमा था, जो मेरे से वो भी थी, तो उसकी सेट्रामोनियम मेडिसिन थी इसके बेटे की, और बहुत बार जब भी इसको बच्चे को कभी प्रॉब्लम हुई तो सेट्रामोनियम की एक डोज दे देते थे, और वो पूरा सीजन निकल। अब तो 3-4 साल से ये बच्चा बिल्कुल 4-5-6 साल से ठीक नहीं हुआ, ठीक ही है। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बीमार रहता है, उसको अस्थमा है, तो मुझे उसकी चिंता है, और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, मैं ही सारा कुछ करती हूँ। मेरे पास तो टीवी देखने के लिए, म्यूजिक के लिए, मूवीज के लिए बिल्कुल भी टाइम, और वैसे भी मैं कम ही टीवी देखती हूँ। मुझे ये जो भी टीवी में आता है बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मार धाड़ ऐसी चीजें जो वायलेंस होती है, नो, आई कांट। घर की, फैमिली की, बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, और मुझे टेंशन बहुत रहती है छोटी छोटी चीज। बस इतनी सी बात होगी, इसमें से मैंने 4-5 रूब्रिक्स निकाले। पहली बात उन्होंने बोली कि मैं फ्री नहीं बैठ सकती, और मेरे सिर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, बच्चों की, फैमिली की, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल
को डायरेक्ट एंड सिंपल रूब्रिक मिलती है। दूसरा या इंडस्ट्रीज मेनिया फॉरवर्ड, इसमें रूब्रिक जो है वो बहुत बड़ा रूब्रिक है। दूसरा है कि मैं काम करती रहती हूँ, आई कांट सिट, इरिटेबिलिटी आइडल वाइज भी एक रूब्रिक होता है, सैडनेस आइडल वाइज भी है। और इन्होंने बोला कि मैं काम करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा फील करती हूँ। ऑक्यूपेशन, डाइवर्शन, एम्यूलेशन, किसी भी काम में ऑक्यूपाई रहना, अपने खुद को डाइवर्ट किया हुआ होता है, एंड एम्यूलेशन, उससे बेटर रहता है। और ये जो क्या, मैं टीवी टूवी तो मैं थोड़ा कम ही देखती हूँ। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, या क्रूएलिटी कैन नॉट सी ऑन टेलीविजन। और चिंता रहती है बेटे की, एंजाइटी, चिल्ड्रन अबाउट दिस। और बहुत बड़ी बात थी कि हर 3 महीने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाना ही करवाना होता। लाइफ डिजायर, टेस्ट करवाना, अपने आप ही टेस्ट करवाना। लाइफ के बहुत सारे मीनिंग्स, एक नॉलेज है, एक हल्का है, एक बर्डन फ्री है, तो इनको होता था कि टेस्ट करवाना। तो ये हर 3 महीने के बाद अपने आप ही बिना कहे पूछे बस टेस्ट करवा दो। तो इसी बेसिस के ऊपर मैंने उनको कैल्केरिया का 38, उसके बाद उनको यहाँ पे ये मेरे यूनिट पे आई थी तो 30 या 200 नहीं थी, तो मैंने कैल्केरिया का 1M की एक डोज। कई बार हमारे यूनिट्स पे जहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी चलती है, कई बार खत्म हो जाती है, तो कोई भी मेडिसिन दे देते हैं, तो चलो एक बार तो देखे देखिए। तो यहाँ पे कैल्केरिया का 1M की एक डोज, और उनको बोला कि अपनी जो 50 mcg आपकी मेडिसिन चल रही है उसको आप रिड्यूस करके 25 कीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये इनके 100% फिट होने वाले रिपोर्ट्स हैं। फिर उनको PL चलती रही, उन्होंने थायरोनॉर्म रिड्यूस कर दी, 25 mcg कर दी। फिर 1 महीने के बाद उनको मैंने बोला कि 25 ले रहे हो, हमें इसी तरह से रिड्यूस करना, उसको भी आप ऑल्टरनेट दे दो, एक दिन छोड़ के। फिर उनको PL। दूसरे महीने के एंड में उन्होंने थायरोनॉर्म बिल्कुल छोड़। उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट है, पहली बार वो 3rd मंथ में मेरे पास आए थे, और 4 महीने के बाद उनकी रिपोर्ट थी TSH 4.47। उसके फिर 4 महीने के बाद रिपोर्ट थी 3.62। उसके बाद फिर TSH की रिपोर्ट थी 4.21। थायरोनॉर्म भी छूट गई, और 1 साल, मुझे लगता है कि 1 साल भी इन्होंने दवाई नहीं ली, और उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए। अभी भी वो मेरे पास आते हैं, लेकिन वो टेस्ट करवाते रहते हैं कि मैं अपना TSH या T3 T4 मैं अक्सर करवाती रहती हूँ 2, 4, 6 महीनों के बाद, और वो बिल्कुल ठीक है। इस बात को कम से कम 8-10 साल में, और उनका हाइपोथायराइड जो है वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ कैल्केरिया का 1M की एक डोज। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि बहुत सारे लोग मेडिसिन को 1, 2, 5, 7, 10, 20 करके ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये तो एनर्जी है, उसके अंदर पेशेंट के अंदर पता नहीं कितनी एनर्जी डाल देते, लेकिन क्योर सिर्फ एक ही डोज में करना, एक ही दवाई में करना। और इस पे परफेक्शन पे पहुंचने को हमें बहुत साल, हमने 1993 में स्टार्ट किया था, और मुझे लगता है कि 2000 तक तो हम टोटली कंफ्यूज थे, तब कोई ज्यादा मैटर नहीं था, सब कुछ समझाने वाला ज्यादा नहीं था, और बहुत ज्यादा माथा मार के हमने, डॉक्टर मान ने, डॉक्टर भूपिंदर ने हर महीने क्लासेस रख के हमने से। आज तो बहुत अच्छा टाइम है, जो आप लोग ऐसे वेबिनार्स घर बैठे बेड पे लेटे हुए तो आप सुन रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो तो आप सुन रहे हो, दिस इज समथिंग वेरी गुड। और आपको आप हर मेडिसिन को पूरी डिटेल में पढ़ें। इस बार मैंने ये जो कैल्केरिया का केस लिया सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल में कैल्केरिया भी इस बार डाली, और उसका अभी एक पार्ट रहता है।
सो वो पार्ट मैं एक आधे दिन में डालूंगी। अब इस केस के साथ उसको रिलेट कर सकते। सो किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज। मुझे लगता है सभी को कैलकेरिया का समझ में आ गई है अच्छी तरह से। सो देयर आर नो क्वेश्चन। आई थिंक हेलो हेलो जी डॉक्टर मुकेश। आपको बताया था बदला भावना होती है कि कैलकेरिया का आता है होता है पहले से, तो ये तो स्टेशनरी है, उसमें भी क्या पड़ेगी कैसे सर उसमें? वो कैलकेरिया नो नो देखो, मैंने आपको इसीलिए जब उन्होंने कैलकेरिया कार्ड पूछा तो मैंने बोला कि उसकी स्टोरी डिफरेंट है कार्सिनोसिस की। इसी तरह जो स्टेफिसिक्रिया है वो तो उसकी स्टोरी डिफरेंट है। उसमें इंडिग्नेशन की फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने तो कैलकेरिया कार्ड में कभी बेइज्जती की इतनी बात की ही नहीं। इसमें एंजाइटीज है, इसमें फियर्स है, लेकिन जो स्टेफिसिक्रिया है उसमें इज्जत, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। गुस्सा या तो एक्सट्रीम वाला गुस्सा या बिल्कुल गुस्सा नहीं था। हाई डिग्निटी, सबसे ज्यादा डिग्निटी अगर हमारे पोएट्री में है तो वो सिर्फ स्टेफिसिक्रिया है। चाहे और भी 2-3 मेडिसिन है, लेकिन ये हाईली डिग्निफाइड है। बाहर देखे, बाहर इसको किसी ने गाली निकाल दी स्टेफिसिक्रिया, वो लड़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, ये घर आएगा गुस्से से भरा, कांपता हुआ, बीमार हो जाएगा, लेकिन बोलेगा नहीं। कितनी डिग्निटी होती है, क्योंकि अगर ये बाहर 2 गालियां निकालता तो बेइज्जती उसकी हो जाती। इसीलिए ये बिल्कुल नहीं बोलता। एंगर के अंदर ये रुकेगी। सबड्यूड हिज रैथ, केम होम ट्रेम्बलिंग एंड बिकेम सिक। तो हर मेडिसिन की कहानी अपनी, उसकी जर्नी अपनी। कैलकेरिया कार्ड में हो सकता है किसी स्टेज में कोई इंडिकेशन स्टेज आती हो कहीं, लेकिन उसका बेसिक थीम नहीं। स्टेफिसिक्रिया का बेसिक थीम उसकी डिग्निटी, उसका मान, उसका सम्मान है। अगर इसको चोट पहुंच गई स्टेफिसिक्रिया। सो इस तरह से सभी मेडिसिन की अलग अलग अपनी अपनी जर्नी है, उसी हिसाब से ये सब चलता है। अच्छा मैम, हर मेडिसिन का जैसे आप कोर बताते हो, इसका कोई आसान तरीका क्या है कि उसको स्टडी करने का? कोई सर कोई आसान तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने बोला ना कि हमने 92 से लेके 2000 तक हम टोटली कंफ्यूज थे कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। आज तो इतने वेबिनार्स हो रहे हैं। अगर आप सोचो कि आपने एक हफ्ते में एक मेडिसिन पढ़ी, बस तब आप कोर पे पहुंच सकते हो। हर हफ्ते आप सोचो कि मैंने इस हफ्ते में ये मेडिसिन पढ़ी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं इतने साल हो गए, पिछले 84 में मैंने ग्रेजुएशन की है, तब से आज तक कोई दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं किसी दिन मैंने 4 रूब्रिक्स नहीं पढ़े। हर रोज मैं रूब्रिक्स पढ़ती हूँ, हर रोज मैं रूब्रिक पोस्ट करती हूँ। हर रोज मैं, मेरे इधर बेड पे भी बुक्स है, मेरे इधर भी बुक्स है, सब तरफ कुछ सी बुक्स पढ़ी है। सो आपको कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी मेडिसिन को समझने के लिए आपको उसकी बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी है। सो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको खुद को ही ये सब करना पड़ेगा, खुद को ही डीप स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।